नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के बारे में। क्योंकि जितने भी पेशेंट पैरालिसिस के होते हैं उनको कुछ मेडिसिन ना फिक्स तरीके से दी जाती हैं। उनमें एक आती है खून पतला करने की दवाई, एक होती है कोलेस्ट्रॉल की दवाई। अब ये जो दो दवाइयाँ दी जा रही होती है वो इसलिए होती है कि पेशेंट को दोबारा लगवा ना हो, यानी दोबारा क्लॉट ना आए। बट जब पेशेंट उसको देखता है और बहुत सारे न्यूज़पेपर वीडियोस देखता है कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाने से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बुढ़ापा बहुत ख़राब हो जाता है, चीज़ें हम भूलना शुरू कर जाते हैं, तो वो हमसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा ही हुआ कुछ पिछले हफ्ते पेशेंट आया, उसके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था दो मेडिसिन थी, एक खून पतला करने वाली और दूसरी थी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन। एक मेडिसिन तो वो ले रहा था खून पतला करने वाली, पर वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन नहीं ले रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब इसको क्यों नहीं ले रहे। तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने इसका ना न्यूज़ में देखा है, पेपर में पढ़ा है कि इससे ना दिमाग ख़राब हो जाता है। उसने ये नहीं कहा याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसने कहा दिमाग ख़राब हो जाता है कि हम चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या आपका दिमाग एक ही दिन में ख़राब हो जाएगा? कहता है नहीं। मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ा हुआ है वो किस वजह से बढ़ा हुआ है? खाने पीने की वजह से? कहता हाँ। तो मैंने कहा आप अगर कुछ टाइम कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा भी लोगे और साथ साथ अपने खाने पे काम भी कर लोगे तो क्या आपको लंबे टाइम तक कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खानी पड़ेगी? कहता है नहीं। तो मैंने कहा खाओ इसको अभी, अगले 3 महीने के अंदर अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में लेकर आओ और उसके बाद इसको छोड़ देना, बट अभी फ़िलहाल इसे खाओ। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी हम मेडिसिन खाते हैं वो कभी भी लाइफ टाइम के लिए मत बनाओ। कोशिश करो कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, अपने खाने पीने को चेंज कर लिया, अपने उठने बैठने के तरीके को चेंज कर लिया, तो आपकी जो डिपेंडेंसी होती है किसी भी मेडिसिन पे वो ख़त्म हो जाती है। चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो। एलोपैथिक मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मगर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो आपकी मदद भी करती हैं। तो आप मेडिसिन को दो-धारी तलवार की तरह समझा करो, इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो कभी-कभार हमें सिर्फ फ़ायदा देखना होता है और कभी हमें सिर्फ नुकसान देखना होता है और कभी-कभार हमें फ़ायदे और नुकसान के बीच में अपना रास्ता बनाना होता है। तो आप कभी भी किसी मेडिसिन को से डरो मत, उसको अपने फ़ायदे के लिए पहले इस्तेमाल करो और उससे निकलने की कोशिश करो। तो जो पेशेंट पैरालिसिस के हैं, जिनको क्लॉट आए हैं, जिनके जिनके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, अब उनको अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने की ज़रूरत है। अब जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो हमें किन चीज़ों को हमें ऐसा करें कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो पहली चीज़ समझो कि कोलेस्ट्रॉल जो बैड होता है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। तो आपको खाने पीने के अंदर जो आप फैट ले रहे हो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। अक्सर हम देखते हैं कि रिफाइंड ऑयल का जो है यूज़ है घरों में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरी ये एडवाइस होती है कभी भी ब्लेंडेड ब्लेंडेड मतलब दो तेलों को मिक्स करके बनाया हुआ तीसरा तेल नहीं लो। आप जितना हो सके कि नेचुरल तेल लो। बहुत सारे शहरों में खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में कोल्हू होते हैं जहाँ पर आप अपना तिल दो, अपना आप अपना अखरोट दोगे, बादाम दोगे, कुछ भी दोगे, मूंगफली भी दोगे तो भी उसका वो तेल निकाल के आपको दे देते हैं और वो भी आपकी बिल्कुल आंखों के सामने। तो जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल गलती से ना बढ़े, तो उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने पास की जो कोल्हू है वहाँ पर जाकर अपने सामने सरसों से आप तेल निकलवा लो। सरसों का जो तेल है वो आपके लिए हेल्दी रहेगा, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपने वो तेल लिया और जितने भी आपके घर में कुकिंग है वो आपने सरसों के तेल में करी, और क्योंकि आपको उसमें डाउट भी नहीं हो क्योंकि आपके सामने हुआ, तो यहाँ पर सेफ्टी भी आ जाती है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, खाने के अंदर रेशे की मात्रा आपने बढ़ानी है, क्योंकि जितना रेशा हम खाते हैं उतना कम कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड तक पहुंच पाता है। अच्छा बुरा दोनों हमारे ब्लड तक पहुंच ही नहीं पाता। हमें टेस्ट भी मिल गया और हमें क्या फ़ायदा हुआ कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड तक ना जाने की वजह से उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में आने से बच जाती है। अब रेशा क्या करता है, रेशा हमें बहुत सारा फ़ायदा देता है। जैसे हम अगर सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, मोटा अन्न खा रहे हैं तो उसमें रेशे की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पहले क्या करेगा कि खाने के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम किया, दूसरा उसने कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम किया जिससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसे मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है। तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि आपका पेट अच्छे से साफ़ होना शुरू हो जाता है, आपको कब्ज़ की जो दिक्कत थी वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो जो हम फाइबर लेते हैं खाने के अंदर, जो रेशा होता है, ये बहुत काम की चीज़ है।
तो सिर्फ पूरा दिन आपने रोटी नहीं खानी या फिर बहुत कम सब्जी के साथ रोटी खा लेने पे या चावल खा लेने पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की फाइबर की वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए जब भी आप खाना खाओ तो साथ में थोड़े से फ्रूट और थोड़ी सी सैलड ज़रूर लिया करो। इससे क्या होगा कि आपके खाने के साथ इतना रेशा चला जाएगा कि खाने के अंदर कोई भी गलत चीज़ आपकी बॉडी में जा रही होगी ना तो रेशा उसको अपने साथ बांध लेगा, अपने से बांध के वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर कर देगा और आपके खून तक वो नहीं जा पाएगा। तो ये हमें फ़ायदा मिलता है जब हम फाइबर का इंटेक अच्छी मात्रा में करते हैं। तो आज से तला हुआ समोसे बंद, पकौड़े बंद, मांगना भी मत। घर में जो बन रहा है कम से कम तेल में बनाया और तेल भी वो लेकर आए जो अपने सामने निकला हुआ है, तो उससे आपको बेटर हो जाएगा। खाने के अंदर रेशे की मात्रा बढ़ाओ और जितनी हो सके ना अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, जितना ज़्यादा आप मूवमेंट करोगे, आपको दो फायदे होंगे। आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, जो पैरालिसिस की वजह से जो आपकी मूवमेंट्स रुक गई हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि पहले आप कुछ पेशेंट से मिलें, फिर आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर साहब एक्सरसाइज पे इतना क्यों जोर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं हुसैन साहब। हुसैन साहब को पैरालिसिस और पार्किंसन दोनों की दिक्कत रही है, ठीक है। और पहले आप बताइए कि पिछले महीने आपको क्या दिक्कत थी, क्या महसूस करते थे? पिछले महीने चलने में लड़खड़ाते थे सर। अच्छा। गिरने का खौफ था, डर था, लेकिन और? अब पहले से बेहतर है। ठीक है। अब एक महीने में शरीर में क्या बदलाव हुआ? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से। क्या अच्छा हुआ? जो आपको हाथ कांपता था, हाथ कांपता है? कम कम रहा। हाथ को सामने पहले ज़्यादा कांपता था? हाँ, काफ़ी। ठीक है। और गिरने का डर आपका खत्म हो गया? जी। उसके बाद आपका नींद में क्या फर्क आया? नींद बहुत अच्छी आ रही है। पहले की नींद नहीं आती थी? घबराहट सी होती थी। आपको घबराहट होती थी? अब जो आती है। अच्छा। और मांसपेशी में अकड़न? हल्की बहुत है। हल्की फुल्की रह गई? इस पे गर्दन में थोड़ी बहुत रह गई। गर्दन हिलाओ पूरी। ठीक है। अब लगता है काम पे जा पाओगे? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और स्पीड थोड़ी सी आई? काफ़ी स्पीड आई है सर। एक बार चल के दिखाओ। चलते समय अभी भी हाथ कांप रहा है? ठीक है। आप इनके साथ रहते हो, आपको इनके अंदर क्या बदलाव नजर आया? जी सही आया, थोड़ा बहुत पहले से यानी कि बहुत सही आया है। अच्छा। यानी चवन्नी बराबर सही आ गया है। अच्छा जी। मतलब पहले ऐसे लग रहा था कि चलते चलते लग रहा था ऐसा कि गिर जाएगा। हाँ, हाथ में कंपन बहुत ज़्यादा था। अच्छा। अभी हाथ का कंपन थोड़ा बहुत कंट्रोल में कंट्रोल में आ गया सर। ठीक है। और क्या बदलाव नजर आया? जी, बोल रहा था कि भूख नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बहुत यानी कि खाना भी खाया जाता है, भूख भी हाँ। 2-3 रोटी खा लेता है। घबराहटपन पहले ज़्यादा था, वो खत्म परेशानी है। ठीक है। अभी भी थोड़ा सा चलने में तो थोड़ी दिक्कत है, उसको हम अभी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चाल आज ठीक करेंगे। तो आपने खुद देखा कि पार्किंसन के पेशेंट हो चाहे पैरालिसिस के पेशेंट हो, दोनों में ही बहुत अच्छा आराम आता है अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। ये जो रिजल्ट आप एक महीने में देख रहे हैं, ये क्यों आए, किस वजह से है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम पार्किंसन की बात करते हैं तो पार्किंसन के अंदर ब्रेन के सेल्स मर रहे होते हैं, वो डिग्रेड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स जो एक केमिकल बनाते हैं डोपामाइन, वो नहीं बन पाता और आपका जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स के साथ, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, वो कम होना शुरू हो जाता है और पेशेंट में कंपन देखने को मिलती है, गिरने का डर लगता है क्योंकि पैर की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां पे ताकत महसूस नहीं होती। और जब हमने इसको ठीक करना है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम डोपामाइन को बाहर से हम लेते रहे, सिंडोपा हम चलाते रहे, जैसे आप खा रहे थे। उसके साथ दिक्कत क्या होती है कि आपने ब्रेन के अंदर जो सेल मर रहे हैं उनको मरने से रोका ही नहीं, वो मरते चले जाएंगे और सिंडोपा की मात्रा आपकी बढ़ती चली जाती है। नुकसान क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद सिंडोपा काम करना बंद कर देती है, सिंडोपा खाते हुए भी आपको आराम देखने को नहीं मिल रहा होता। मगर अगर हम ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को होने से रोक दें तो हमारा काम बन जाता है। तो ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा होता है एक कारण से हो रहा होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अपने आप तो कोई चीज़ होगी नहीं, ब्रेन के सेल अपने आप तो मरेंगे नहीं, कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा।
अगर आप वो कारणों को हटा देते हो, उन रीजंस को हटा देते हो, तो ब्रेन के सेल्स आगे बनना जो है वो बंद कर जाते हैं। अब पार्किंसन में ब्रेन के सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे कंट्रोल में आने वाली चीज़ें हैं, अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो पेशेंट में बहुत तेज़ी से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें हुसैन साहब के साथ देखने को मिला। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं, बट हम इन चेंजेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि 1 महीने का अगर हम टाइम स्पेन देखें बीमारी के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा है। 1 महीने से भी कम हुआ, 20 दिन हुए हैं अभी सिर्फ। 1500 हो गया। अच्छा, तो अभी घर जा रहे हो क्या? जी तभी दवाई लेने आए हो? जी, इसीलिए आ गए। चलो, अब हम थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि आप जो गिरने का आपको डर लगता है वो एक कारण से लगता है कि आप आगे की तरफ झुक के चलते हो। अगर आप आगे की तरफ झुक के चलोगे ना तो हमेशा आपको गिरने का डर बना रहेगा। तो एक बार आप खड़े हो जाओ, नीचे रखो, ढीले छोड़ो, हाँ चलो। शरीर को देखो, आप आगे के हल्की तरफ झुकते हो, ये झुकना नहीं है, ये सीधे रहना है पीछे की तरफ, ठीक है। आराम से चलना, पैर निकालना, पहले एड़ी फिर पंजा, फिर एड़ी फिर पंजा, ठीक है। आराम से चलना है, एक एक कदम, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, जैसे मैं पैर को वैसे चलना, हाँ चलो चलो, हाँ हाँ चलो, ठीक है। हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ो कि हिले, हाँ हिलना, नहीं ऐसे नहीं हिले, ऐसे हिले। अच्छा। मैं चलता हूं तो मेरे हाथ हल्के हिलते रहते हैं ना, तो इसको ढीला छोड़ के चलना है, क्योंकि ये हमें वजन संभालने में मदद करते हैं। तो हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, नरम छोड़ दो, हाँ हिलने दो उनको अपने हिसाब से, ठीक है। अब फिर दोबारा से चलो, ठीक है। बॉडी को आप थोड़ा सा स्टिफ कर रहे हो, क्योंकि मांसपेशियां अभी थोड़ी सी अकड़ी हुई है, थोड़ी सी अकड़न खत्म होगी, आपकी चाल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आपने खुद देखा कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमने ध्यान देना होता है कि हम पैर किस तरह से रख रहे हैं। अगर हम पैर को इस तरह से रखेंगे तो चाल अलग है, अगर हम इस तरह से रखेंगे तो चाल हमारी बदल जाती है। तो अक्सर पेशेंट को डर कब लगता है, जब वो आगे की तरफ झुक के चल रहा होता है, जी जी जी, ये चाल बन जाती है। तो हमने झुक के नहीं चलना होता, हमने सीधा चलना होता है। जब हम सीधा चलेंगे, पैर को जैसे एक एंगल पे रखना होता है, एड़ी पहले पंजा बाद में। जब हम इस तरह से चलते हैं तो पेशेंट को गिरने का डर खत्म हो जाता है। दोबारा चल के दिखाओ, बताओ डर है, बचा कुचा नहीं है, खत्म, ठीक है। तो आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि बीमारी हमारे चलने का और चीज़ों को बदल देती है। तो आपको पहले वाली फॉर्म में जाने के लिए आपको उसको समझना पड़ता है कि हमने पहले कैसे थे। तो आप ठीक थे, ऐसे चलते थे जैसे आज चल रहे हो, अभी चल रहे हो। जब आप बीमार हुए तो आपने पूरा पंजा रखना शुरू कर दिया, ये चाल बना ली। जब हमने चाल ये बना ली, तुम्हारी चाल ये शरीर मुझे आगे की तरफ झुकाना पड़ा, डरने का खौफ, फिर गिरने का खौफ आने लग गया, ठीक है। तो एड़ी पंजा करके चलोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि पार्किंसन बीमारी चाहे बड़ी ज़रूर है, प्रोग्रेसिव ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छा मार्गदर्शन बहुत होता है पेशेंट के लिए। और अगर पेशेंट उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करता है, जो मार्गदर्शन दिया है, चाहे खाने में हो चाहे एक्सरसाइज करो, तो भी बीमारी पलट के वापस नहीं आती, रुक जाती है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत जरूर रह जाता है, मैं ये मानता हूँ, बट आपकी उम्र है अभी 40 साल, यहाँ से बढ़े आगे 40 साल और अगर बीमारी को बढ़ने देंगे तो वो तो अगले 10-20 साल में हालत बहुत बुरी कर देगी। तो जितनी जल्दी आपको इसके बारे में पता लगे, उतनी जल्दी इस पर कंट्रोल कर लेना समझदार बेहतर होता है। तो आपने खुद देखा कितना फ़ायदा मिलता है अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। तो अगर किसी भी पैरालिसिस पेशेंट ने ठीक होना है ना, तो मेरी कई भी बातों को वो बस मान ले। पहली चीज़, खाना ताकतवर होना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज आपको यहाँ से बताई जाती है, श्रेया से बताई जाती है, वो आपने बेयर मिनिमम करनी ही करनी है। उसके अलावा आप जो मर्जी करो, बट ये आपने करनी ही करनी है। तीसरा, आपकी मेडिसिन, क्योंकि ब्रेन के अंदर पहले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है, पर जैसे ही 6 महीना लकवे को हो जाता है तो हम जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जितना मर्जी हम ताकतें लगा लें, इंप्रूवमेंट नहीं आती। तो अगर हमें इंप्रूवमेंट लेकर आनी है अपने बोलने में, अपने चलने में, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी पड़ेगी, और उसी में मदद करता है श्रेयास। तो आप पूरे प्रोग्राम को समझो। आइस चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, उनको आप समझोगे, देखोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है। इसी के साथ आप सभी को चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।